नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर मणिपुर से है। मणिपुर के पश्चिम इंफाल जिले में भीड़ ने एक एम्बुलेंस को रास्ते में रोक उसमें आग लगा दी। एम्बुलेंस में सवार 8 साल के बच्चे, उसकी मां और एक अन्य रिश्तेदार की मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना रविवार शाम को इरो इंसेवा इलाके में हुई। उन्होंने कहा कि गोलीबारी की एक घटना के दौरान बच्चे के सिर में गोली लग गई थी। उसकी मां और रिश्तेदार उसे इम्फाल के अस्पताल ले जा रहे थे। भीड़ में मारे गए तीनों लोगों की पहचान हो गई है। असम राइफल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने घटना की पुष्टि की और बताया कि घटनास्थल और उसके आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सूत्रों ने बताया कि एक आदिवासी का बेटा तौसिंग और मेतई जाति की उसकी मां कंगचुप में असम राइफल के राहत कैंप में रह रहे थे। 4 जून को शाम के समय इलाके में गोलीबारी शुरू हो गई और कैंप में होने के बावजूद बच्चे को गोली लग गई। सूत्रों ने कहा, असम राइफल के वरिष्ठ अधिकारी ने तुरंत इम्फाल में पुलिस से बात की और एम्बुलेंस की व्यवस्था की। मां बहुसंख्यक मेतई समुदाय से थी, इसलिए बच्चे को सड़क के रास्ते इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाने का फैसला किया गया। कुछ किलोमीटर तक असम राइफल की सुरक्षा में एम्बुलेंस को ले गया और उसके बाद स्थानीय पुलिस ने मोर्चा संभाला। आपको बता दें, मणिपुर में 7 मई से लगातार गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई है। सूत्रों ने कहा, शाम करीब 6:30 बजे इरो इंसेवा में कुछ लोगों ने एम्बुलेंस को रोका और उसमें आग लगा दी। गाड़ी में सवार तीनों लोगों की मौत हो गई। इस क्षेत्र में 27 मई से गोलीबारी की कई घटनाएं हो चुकी है। कांग्रेस ने मणिपुर हिंसा पर सवाल करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप क्यों है। वह राज्य का दौरा कर समुदायों के बीच सुलह की अपील क्यों नहीं करते। प्रधानमंत्री सभी दलों के प्रतिनिधिमंडल को मणिपुर भेजने की पहल क्यों नहीं कर रहे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है कि 7 हफ्ते पहले मणिपुर में जो भयावह त्रासदी शुरू हुई थी वो खत्म नहीं हुई है। गृह मंत्री ने 1 महीने की देरी से राज्य का दौरा किया और इस सहृदयता के लिए राष्ट्र को उनका आभारी होना चाहिए। प्रधानमंत्री अब भी चुप क्यों है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह ने बुधवार को कहा कि राज्य में 57 हथियार, 318 गोला बारूद और 5 बम बरामद किए गए हैं। अब तक 868 हथियार और 11,518 गोला बारूद बरामद हो चुके हैं। 5 घाटी जिलों में 12 घंटे और पड़ोसी पहाड़ी जिलों में 10 से 8 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। 6 दूसरे पहाड़ी जिलों में कर्फ्यू नहीं है। NH 37 से जरूरी सामान की आवाजाही तय की गई है। बुधवार को इम्फाल से कुल 244 खाली वाहन जिरीबाम के लिए रवाना हुए। इसके अलावा 212 लोडेड वाहन नौनी से और 212 टैंकर और ट्रक जिरीबाम से रवाना हुए। मंगलवार को नीट यूजी एग्जाम हुआ था, जो सामान्य रहा। राज्य के मंत्री और विधायक अलग अलग इलाकों का दौरा कर लोगों से शांति की अपील कर रहे हैं। जातीय हिंसा में अब तक करीब 100 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। मणिपुर के कुकी समुदाय के सदस्यों ने हिंसा के विरोध में बुधवार को दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां थामे रखी थी, जिस पर लिखा था कि कुकी समुदाय के लोगों के जीवन की रक्षा करें। प्रदर्शनकारियों ने नारे भी लगाए। पुलिस के मुताबिक गृह मंत्री के साथ बैठक के लिए 4 प्रदर्शनकारियों को उनके आवास के अंदर जाने की इजाज़त दी गई, जबकि बाकी को जंतर मंतर भेज दिया गया। अगली खबर RBI से जुड़ी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने आज नई मौद्रिक नीति की घोषणा कर दी। 6 से 8 जून तक चली RBI की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट 6.5% पर बना रहेगा। RBI गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति के सामने 2 मुद्दे काफ़ी महत्वपूर्ण थे। पहला, देश में महंगाई को काबू में करना और दूसरा, विपरीत वैश्विक परिस्थितियों से निपटना। हाई रिटेल इन्फ्लेशन और विकसित देशों के केंद्रीय बैंक, खासतौर पर US का फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में बढ़ोतरी को देखते हुए RBI की मौद्रिक समिति की ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण थी। RBI गवर्नर ने आज मौद्रिक समिति के फैसलों की घोषणा में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और अन्य संबंधित निर्णय के बारे में बताया। इसके अलावा गवर्नर ने इस वक्त की घरेलू और वैश्विक आर्थिक स्थिति पर चर्चा की। हालांकि आज के इस घोषणा से पहले बहुत से अर्थशास्त्रियों का मानना था कि रेपो रेट में इस बार भी कोई बदलाव नहीं होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि RBI गवर्नर ने संबोधन में
क्या कहा। सबसे पहले उन्होंने कहा, मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखने का फैसला किया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 24 के लिए 6.5% का ग्रोथ प्रोजेक्शन बरकरार रखा है, जिसमें वित्त वर्ष 24 के Q1 में 8% की वृद्धि, Q2 में 6.5%, Q3 में 6% और Q4 में 5.7% की उम्मीद है। इसके अलावा वित्त वर्ष 24 के लिए रिटेल मुद्रास्फीति को पहले के अनुमानित 5.2% से घटाकर 5.1% किया है। MPC मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूती से स्थिर रखने के लिए तुरंत और उचित रूप से नीतिगत कार्रवाई करना जारी रखेगी। वहीं हेडलाइन मुद्रास्फीति 4% के लक्ष्य से ऊपर है और शेष वर्ष के दौरान इसके बने रहने की उम्मीद है। भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है। मौद्रिक नीति के फैसले से मनचाहा परिणाम मिल रहा है। अभूतपूर्व वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र मजबूत और लचीले हैं। उभरती हुई मुद्रास्फीति पर कड़ी और निरंतर निगरानी रखना जरूरी है। अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करते हुए RBI अपने तरलता प्रबंधन में चुस्त रहेगा। देश का चालू खाता घाटा चौथी तिमाही में और कम होने की उम्मीद है। फिलहाल यह प्रमुख रूप से प्रबंधनीय बना हुआ है। भू राजनीतिक स्थिति के कारण वैश्विक आर्थिक गतिविधियों की गति धीमी होगी। वहीं अनिवासी जमा नेट इनफ्लो वित्त वर्ष 23 में बढ़कर $8 बिलियन हो गया है, जो पिछले वर्ष $3.2 बिलियन था। भारतीय रुपया इस साल जनवरी से स्थिर बना हुआ है। पूंजीगत व्यय में तेजी लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। RBI ने बैंकों को रुपए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। RBI ने गैर बैंक कंपनियों को ई-रुपया वाउचर को इशू करने की मंजूरी दी है, जिससे ई-रुपया के दायरे का विस्तार हो सके। RBI मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उभरते जोखिमों से निपटने के लिए सतर्क और सक्रिय रहेगा। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा लिए गए फैसले में एक बार फिर देश की इकोनॉमी में जारी रिकवरी को बरकरार रखने और रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में हुई MPC की बैठक में RBI ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। इससे पहले RBI ने दिसंबर की मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की वृद्धि की थी। मई 2022 से फरवरी 2023 तक RBI ने रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट यानी 2.5% की वृद्धि की है। अगली खबर उत्तराखंड से है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के पुरोला से एक और युवती गायब हो गई है। 19 साल की युवती 2 जून से लापता है। 6 दिन बीत जाने के बाद भी युवती का कुछ पता नहीं चल सका। बेटी के लापता होने के अगले ही दिन 3 जून को पिता ने FIR दर्ज करा दी थी। वहीं जानकारी मिली है कि युवती एक मुस्लिम युवक से बात करती थी। पिता के मोबाइल से एक मुस्लिम युवक से बातचीत की जानकारी सामने आई है। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। वहीं लोगों को शक है कि ये लव जिहाद का ही मामला है। वहीं इससे पहले हुए लव जिहाद के मामले के बाद स्थानीय लोगों ने चेतावनी भरे पोस्टर लागू कर 15 जून तक मुसलमान दुकानदारों को मकान दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया था। इस धमकी से डरकर मुस्लिम समुदाय के दुकानदारों ने अब तक आधा दर्जन दुकानें खाली कर दी है। दुकान और मकान खाली कर ये परिवार पुरोला जा रहे हैं। जो परिवार छोड़कर जा रहे हैं उनका कहना है, हम में से कुछ को मकान मालिकों ने घर छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया और कुछ माहौल के डर से घर छोड़कर जा रहे हैं। मामले को देखते हुए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पुरोला पहुंचे और उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उत्तरकाशी और चमोली में कथित लव जिहाद के बाद तनाव पर भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि प्रशासन से मुख्यमंत्री ने भी बोला है कि ऐसे मामलों को ज़्यादा ना उछाला जाए, प्रशासन कार्रवाई करें और लोगों का भी आक्रोश शांत होना चाहिए। उत्तरकाशी में महापंचायत में पुरोला विधायक दुर्गेश लाल ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन किसी को रहना है तो तरीके से रहें, नहीं तो हमें कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही पड़ेगा। लव जिहाद जैसे काम करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि यदि हमारे समाज के लोग भी उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा करने लगे तो उन्हें कैसा लगेगा। वहीं अगली खबर मुंबई से है। दिल्ली का श्रद्धा वालकर मर्डर केस ने देश भर में सुर्खियां बटोरी थी और अब मुंबई में भी एक ऐसा ही दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई के मीरा रोड इलाके की आकाशगंगा सोसाइटी में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, हत्यारे ने सबूत मिटाने के लिए शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। हालांकि अपनी एक गलती की वजह से वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने मौके से महिला के शव के कई टुकड़े बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि वह सोसाइटी में अपने एक दोस्त के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी।
प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला की गला रेत कर हत्या की गई है और बाद में उसके शव के कई टुकड़े किए गए। वहीं डीसीपी ने कहा कि मृतका की पहचान 32 वर्षीय सरस्वती वैद्य के रूप में हुई है। वह अपने 56 वर्षीय दोस्त मनोज साहनी के साथ आकाशगंगा सोसाइटी में किराए के एक फ्लैट में पिछले 3 साल से रह रही थी। उन्होंने कहा कि अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है। फ्लैट से दुर्गंध आने पर आसपास के लोगों ने पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और सोसाइटी की 7वीं मंजिला से महिला का छत विछत शव बरामद किया। पुलिस अधिकारी ने कहा कि महिला की हत्या करने के बाद उसके शव को कई टुकड़ों में काटा गया। बदबू न फैले इसलिए आरोपी ने शव के टुकड़ों को कुकर में उबाल दिया। हालांकि इसके बावजूद पड़ोसी अजीब से दुर्गंध से परेशान हो गए थे, तो उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। सूचना पर पुलिस ने फ्लैट में छापा मारा। पुलिस ने मौके से शव के टुकड़े भी बरामद किए हैं। मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है और फ्लैट से अन्य सबूत भी इकट्ठा किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही अधिक जानकारी सामने आ सकेगी। फिलहाल पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस को शक है कि महिला के पार्टनर ने उसकी निर्मम हत्या की है। शव को धारदार हथियार से काटा गया। पुलिस ने लिव इन पार्टनर की हत्या और उसके शव के कई टुकड़े करने के आरोप में मृतका के दोस्त को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में महिला की बेरहमी से हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अभी पूरे मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही हत्या की वजह साफ हो सकेगी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक किशोरी के साथ हैवानियत की गई है। पहले उसके साथ रेप किया गया, उसके बाद सीढ़ियों से घसीटकर घर के बाहर लाकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुंदन भाजपा किसान मोर्चा का गौरमंडल का उपाध्यक्ष है। बाकी के 2 आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। रात करीब 10 बजे किशोरी का शव मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने पहले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और एक आरोपी की आज गिरफ्तारी कर ली गई। इस मामले में 24 घंटे बीत जाने के बाद जब तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी तो परिजनों का गुस्सा सड़क पर फूटा और सड़क जाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक मृतका की मां की तहरीर पर बिरऊ निवासी मोनू साहनी, राज निषाद और कुंदन सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा कायम किया है। तीनों आरोपी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कुंदन भाजपा किसान मोर्चा का गौरमंडल का उपाध्यक्ष है। बाकी 2 आरोपी बीजेपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। कुंदन ने बिरऊपुर में भी एक मकान बना रखा है। आरोपी मोनू साहनी और कुंदन सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उसने पुलिस पूछताछ में बताया कि मृतका बीते 6-7 महीने से उसके संपर्क में थी और दोनों में बातचीत होती थी। सोमवार की शाम उसने फोन करके किशोरी को मिलने के लिए बुलाया था। इसके बाद वह उसे कुंदन सिंह के घर पर ले गया था। यहाँ किशोरी से हैवानियत के बाद वह बेहोश हो गई। किशोरी ने दम तोड़ दिया। इसके बाद सबने मिलकर शव को सड़क किनारे लाकर फेंक दिया। पोस्टमार्टम में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है। किशोरी की मौत अत्यधिक खून बहने और न्यूरो इंजरी के चलते हुई है। मतलब नाबालिग के बेहोशी के बाद भी आरोपी उसके साथ हैवानियत करते रहे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म की धारा बढ़ाई जाएगी। पुलिस टीम ने घटनास्थल से लेकर कुंदन सिंह के मकान की सघन जाँच की। मकान की दूसरी मंजिल पर एक कमरे में बेड पर बिछा गद्दा खून से सना मिला। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के निशानदेही पर घटना से जुड़े अन्य साक्ष्य भी जुटाए। कुंदन सिंह के मकान के एक कमरे से कपड़ों के ढेर से खून से सनी बेडशीट और कपड़ा बरामद किया गया। गांव के लोग आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बिरऊ चौराहे पर सड़क जाम कर दिया है। घंटों जाम रखने के बाद जब पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तब जाकर जाम हटा। ग्रामीणों की माने तो कुंदन सिंह का मकान अक्सर खाली ही रहता है। यहाँ आए दिन कुछ लोगों की भीड़ देखी जाती थी। देर रात तक दावतों का दौर भी चलता रहता था। दावत में स्थानीय थाने के 3 सिपाहियों के भी शामिल होने की चर्चा रही। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अभी तक 36 घंटे में सभी तीनों आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। पूरे मामले पर बेहद गंभीरता से पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।